स्वागत है आपका एसएससी डिस्कशन पॉडकास्ट के इस स्पेशल सेशन में, जहां हम बात करेंगे सीधे सिलेक्शन वाली। नमस्कार। चलिए आज की चर्चा एक सीधे सवाल से शुरू करते हैं। लोकसभा का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन होता है? ज्यादातर लोगों का पहला जवाब होगा प्रधानमंत्री। बिल्कुल, लेकिन अगर हम सदन के अंदर की बात करें तो सबसे शक्तिशाली कुर्सी प्रधानमंत्री की नहीं बल्कि स्पीकर की होती है। एकदम सही कहा। स्पीकर ही सदन का संरक्षक है, नियमों का रखवाला। वो तय करते हैं कि कौन बोलेगा, कब बोलेगा, किस मुद्दे पर बहस होगी और किस पर नहीं। उनकी एक हाँ या ना सच में सरकार का भविष्य तय कर सकती है। जी, सदन के अंदर तो वो परम शक्तिशाली हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर लोकतंत्र में कोई भी पद निरंकुश नहीं हो सकता तो इस सबसे शक्तिशाली पद की जवाबदेही कैसे तय होती है? बिल्कुल। क्या होगा अगर सदन को ही ये लगने लगे कि उसका संरक्षक, उसका स्पीकर अब निष्पक्ष नहीं रहा? और आज हम इसी प्रक्रिया की गहराई में उतरने वाले हैं। लोकसभा स्पीकर को हटाने का संवैधानिक तंत्र क्या है? ये हमारी पॉलिटी सीरीज का एक बहुत ही खास एपिसोड है। हाँ, और ये सिर्फ नियमों की एक सूची नहीं है, ये लोकतंत्र के सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म को समझने जैसा है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हाल ही में ये मुद्दा तब सुर्खियों में आया जब मौजूदा स्पीकर श्री ओम बिड़ला जी को हटाने के लिए विपक्ष ने एक नोटिस दिया था। जी, और यहीं से हमारा पहला एग्जाम फैक्ट निकल कर आता है। नोट कीजिए, ये पॉइंट एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। अच्छा, वो क्या है? ये जो नोटिस है, ये सीधे स्पीकर को नहीं दिया जाता। अरे, तो फिर किसे दिया जाता है? ये नोटिस लोकसभा के महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल को दिया जाता है। वर्तमान में उत्पल कुमार सिंह जी हैं। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। ठीक है, तो नोटिस सेक्रेटरी जनरल को गया। अब संवैधानिक किताब इस बारे में क्या कहती है? कौन से अनुच्छेद हैं जो इससे जुड़े हैं? देखिए, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से जुड़े सारे प्रावधान हमें संविधान के अनुच्छेद 93 से 97 के बीच मिलते हैं। 93 to 97। जी, लेकिन जो सबसे अहम अनुच्छेद है, जो सीधे पद से हटाने की प्रक्रिया बताता है, वो है अनुच्छेद 94, आर्टिकल 94। तो अनुच्छेद 94 ही वो चाबी है जो इस पूरे प्रक्रिया का ताला खोलती है। इसमें क्या लिखा है? क्या कोई एक ही तरीका है या अलग-अलग परिस्थितियां हैं? नहीं, इसमें 3 अलग-अलग स्थितियों का जिक्र है, बहुत साफ तौर पर। पहली क्या है? पहली स्थिति है अनुच्छेद 94 ए के तहत। ये बहुत सीधी और तार्किक है। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य ही ना रहे तो वो स्पीकर भी नहीं रह सकता। मतलब सांसदी गई तो स्पीकर का पद भी गया। बिल्कुल। स्पीकर बनने की पहली शर्त ही लोकसभा का सदस्य होना है। अगर नींव ही नहीं रही तो इमारत कैसे टिकेगी? ये तो स्वाभाविक है। अच्छा, दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है अनुच्छेद 94 बी में, जो इस्तीफे से जुड़ी है। इसके मुताबिक स्पीकर जब चाहे अपना इस्तीफा उपसभापति यानी डिप्टी स्पीकर को लिखकर दे सकता है। एक मिनट। यहाँ पर एक दिलचस्प बात है। आमतौर पर इतने बड़े संवैधानिक पद से इस्तीफा राष्ट्रपति को दिया जाता है। हाँ, ज्यादातर मामलों में। तो स्पीकर अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को न देकर डिप्टी स्पीकर को क्यों देता है? इसके पीछे कोई खास वजह है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यहीं पर एग्जामिनर्स अक्सर कंफ्यूज करते हैं, तो ध्यान दें। स्पीकर सदन का अधिकारी होता है, वो सदन के प्रति जवाबदेह है, कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव के प्रति नहीं। और राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। जी, अगर स्पीकर अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपेगा तो ये कार्यपालिका का विधायिका के आंतरिक मामलों में एक तरह का दखल माना जाएगा। ये व्यवस्था सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को मजबूत करती है और लोकसभा की स्वायत्तता को बनाए रखती है। वाह, यानी ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है बल्कि विधायिका की स्वतंत्रता का प्रतीक है। बहुत खूब। बिल्कुल। तो पहली शर्त हो गई सदस्यता का खत्म होना, दूसरी हो गई खुद इस्तीफा देना। अब आते हैं तीसरी और सबसे नाटकीय स्थिति पर। वो है अनुच्छेद 94 सी। ये वो स्थिति है जब सदन खुद अपने स्पीकर को हटाने का फैसला करता है। और ये कैसे होता है? इसके अनुसार स्पीकर को लोकसभा के एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है जिसे तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो। तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत, ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। इफेक्टिव मेजॉरिटी? हाँ, इफेक्टिव मेजॉरिटी। हम आम तौर पर सामान्य बहुमत या विशेष बहुमत के बारे में सुनते हैं। ये इफेक्टिव मेजॉरिटी इन सब से कैसे अलग है? यहीं पर संविधान की बारीकियां सामने आती हैं। इसे समझने के लिए पहले तीनों में फर्क जानना जरूरी है। सामान्य बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से ज्यादा। ठीक है, जैसे अविश्वास प्रस्ताव में होता है। बिल्कुल। फिर आता है विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी। ये और भी सख्त होता है।
जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए। इसमें सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत चाहिए होता है। काफी मुश्किल प्रक्रिया है। तो फिर स्पीकर को हटाने के लिए इन दोनों के बीच का रास्ता क्यों चुना गया? ये प्रभावी बहुमत क्या है? प्रभावी बहुमत का मतलब है सदन की कुल सीटों में से उन सीटों को घटा दिया जाए जो उस वक्त खाली हैं। खाली मतलब किसी सदस्य के निधन, इस्तीफे या अयोग्य ठहराए जाने से जो सीटें वेकेंट हो जाती हैं। अच्छा। तो इन खाली सीटों को हटाने के बाद जो संख्या बचती है उसका बहुमत ही प्रभावी बहुमत कहलाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। मान लीजिए किसी समय 3 सीटें खाली हैं, तो प्रभावी संख्या हुई 540। सही। अब स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव को पारित करने के लिए इस 540 का बहुमत चाहिए होगा। यानी 540 का आधा 270 और बहुमत के लिए एक ज्यादा मतलब 271 वोट। बिल्कुल। कम से कम 271 सांसदों को प्रस्ताव के पक्ष में वोट देना ही होगा। अब समझ में आया। संविधान निर्माताओं ने शायद ये सोचा होगा कि सामान्य बहुमत बहुत कमजोर है, कोई भी सरकार इसका दुरुपयोग कर सकती है। सही बात है। और विशेष बहुमत इतना मुश्किल है कि किसी पक्षपाती स्पीकर को हटाना लगभग नामुमकिन हो जाता। तो ये बीच का रास्ता एक संतुलन बनाता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये प्रक्रिया को न तो बहुत आसान बनाता है और न ही असंभव। लेकिन ये तो संविधान का सिद्धांत हुआ। असल प्रक्रिया क्या है, उसके लिए हमें लोकसभा के नियमों को देखना होगा। मतलब संविधान ढांचा देता है और सदन के नियम उसे चलाने का तरीका बताते हैं। जी। तो ये प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? मान लीजिए कुछ सांसद स्पीकर से नाखुश हैं, तो उनका पहला कदम क्या होगा? पहला कदम है एक लिखित नोटिस। लोकसभा का नियम 200 कहता है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव लाने के इरादे की लिखित सूचना कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी। 14 दिन का नोटिस, इसका क्या महत्व है? ये नैसर्गिक न्याय यानी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का हिस्सा है। ये स्पीकर को तैयारी करने और अपना पक्ष रखने का मौका देता है। मतलब उन पर अचानक से हमला नहीं किया जा सकता? नहीं, उन्हें अपना बचाव करने का पूरा अवसर मिलता है। ठीक है। तो 14 दिन का नोटिस दे दिया गया, इसके बाद क्या होता है? क्या कोई एक सांसद भी ये नोटिस दे सकता है? नहीं, यहीं पर एक और फिल्टर आता है। नियम 201 के मुताबिक इस प्रस्ताव को सदन में पेश करने की अनुमति तभी मिलेगी जब कम से कम 50 सदस्य इसके समर्थन में खड़े हों। 50 सदस्य? हाँ, ये एक तरह की गंभीरता की कसौटी है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि ये प्रस्ताव कुछ गिने चुने लोगों का नहीं, बल्कि सदन के एक बड़े वर्ग की वास्तविक चिंता है। ये सदन का कीमती समय भी बचाता है। तो 14-50 वोट का लॉजिक है। 14 दिन का नोटिस, 50 सांसदों का समर्थन, फिर उस पर बहस होती है। नियम 202 और 203 के तहत बहस के लिए समय तय होता है और अंत में मतदान। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प और संवैधानिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण मोड़ अब आता है। वो क्या है? वो छिपा है अनुच्छेद 96 में, आर्टिकल 96। जब स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो, उस समय क्या होता है? माहौल तो बहुत तनावपूर्ण होता होगा। बिल्कुल। और यही वो क्षण है जब संविधान स्पीकर से उनकी असाधारण शक्तियां छीन लेता है और उन्हें एक सामान्य सांसद के स्तर पर ले आता है। अच्छा। अनुच्छेद 96 4 बातें साफ करता है। पहली, जब स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वो सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता, वो अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। ये तो अपेक्षित है, कोई अपने ही मुकदमे का जज नहीं हो सकता। सही कहा। दूसरी बात, वो उस चर्चा में हिस्सा ले सकता है, वो बोल सकता है, अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दे सकता है, एक सामान्य सांसद की तरह। जी। और तीसरी बात, वो मतदान में भी हिस्सा ले सकता है। उसे पहली बार में ही वोट देने का अधिकार होता है, जिसे फर्स्ट इंस्टेंस वोट कहते हैं। ठीक है, तो वो बहस कर सकता है और वोट भी दे सकता है। लेकिन आपने एक बड़े मोड़ की बात की थी, वो क्या है? वो है चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो परीक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। बताइए। सामान्य परिस्थितियों में अगर किसी मुद्दे पर वोट बराबर हो जाए, मतलब टाई हो जाए, तो स्पीकर अपना निर्णायक मत या कॉस्टिंग वोट देता है। हाँ, उनका वोट नतीजा तय करता है। लेकिन अनुच्छेद 96 साफ कहता है कि जब स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो मत बराबर होने की स्थिति में उसे निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा। नो कास्टिंग वोट। वाह, ये तो बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मतलब वो एक सांसद के तौर पर अपना एक वोट तो डाल सकता है, लेकिन अगर नतीजा 270 पर अटक गया तो वो टाई तोड़ने वाला दूसरा वोट नहीं डाल सकता।
और इसका मतलब हुआ कि प्रस्ताव गिर जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि प्रस्ताव को पारित होने के लिए बहुमत चाहिए, जो उसे मिला नहीं। संविधान ये सुनिश्चित करता है कि स्पीकर अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए न कर सके। ये पूरी प्रक्रिया लोकतंत्र की खूबसूरती को दिखाती है। शक्ति भी है और उस पर अंकुश भी है। सही बात है। क्या भारतीय इतिहास में ऐसा कभी हुआ है कि किसी स्पीकर को इस प्रक्रिया से हटाया गया हो? कोशिशें तो हुई हैं, लेकिन आज तक कोई भी प्रस्ताव सफल नहीं हुआ। भारत के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर के खिलाफ 1954 में ऐसा प्रस्ताव लाया गया था। अच्छा। जी। बाद में सरदार हुकुम सिंह और बलराम जाखड़ के खिलाफ भी प्रस्ताव आए, लेकिन ये सभी सदन में भारी अंतर से गिर गए। और कुछ दिलचस्प तथ्य जो हमारे श्रोताओं के काम आ सकते हैं, जैसे भारत में अब तक केवल 2 महिला स्पीकर हुई हैं। हाँ, मीरा कुमार जी और सुमित्रा महाजन जी। और एक मास्टर फैक्ट भी है, इतिहास में केवल एक ही स्पीकर हुए हैं जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। जी, ये बहुत पूछा जाता है। वो थे नीलम संजीव रेड्डी। वो भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने, और खास बात यह है कि वो निर्विरोध चुने गए थे। एक आखिरी सवाल, आमतौर पर जब लोकसभा भंग होती है तब भी स्पीकर अपने पद पर बना रहता है जब तक कि नई लोकसभा की पहली बैठक न हो जाए। हाँ, निरंतरता के लिए। क्या निष्कासन की स्थिति में भी ऐसा ही होता है? नहीं, निखिल नहीं। और यही इस प्रक्रिया की गंभीरता को दिखाता है। अगर सदन अनुच्छेद 94C के तहत उसे हटाने का प्रस्ताव पारित कर देता है, तो उसे तत्काल उसी क्षण पद छोड़ना पड़ता है। कोई रियायत नहीं। सदन का फैसला अंतिम है। तो चलिए इस पूरी चर्चा का एक क्विक सेल्फ टेस्ट करते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ जो हमारी समझ को परखेंगे। जी जरूर। पहला, स्पीकर को हटाने के लिए कौन सी मेजॉरिटी चाहिए? इफेक्टिव मेजॉरिटी। दूसरा, इस्तीफा किसको दिया जाता है? डिप्टी स्पीकर को, राष्ट्रपति को नहीं। तीसरा, निष्कासन प्रस्ताव के समय स्पीकर अध्यक्षता करता है या नहीं? बिल्कुल नहीं। और सबसे जरूरी, टाई होने पर कास्टिंग वोट मिलेगा या नहीं? नहीं, कोई कास्टिंग वोट नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो चलिए एक रैपिड फायर रीकैप करते हैं 30 सेकंड में। ठीक है। अनुच्छेद 94 निष्कासन, इफेक्टिव मेजॉरिटी की जरूरत, 14 दिन का अनिवार्य नोटिस, कम से कम 50 सांसदों का समर्थन, अनुच्छेद 96 कोई अध्यक्षता नहीं, कोई कास्टिंग वोट नहीं, और इस्तीफा हमेशा डिप्टी स्पीकर को। शानदार। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि स्पीकर सिर्फ एक कुर्सी नहीं बल्कि लोकसभा की गरिमा और निष्पक्षता का प्रतीक है। बिल्कुल। और हमारे संविधान ने सदन को ये असाधारण शक्ति दी है कि वो अपने अध्यक्ष को हटा सकें। यह इस विश्वास पर आधारित है कि सांसद दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सदन की गरिमा के लिए फैसला लेंगे। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। अगले भाग में हम डिप्टी स्पीकर और चेयरपर्सन पैनल का एक तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए गहराई से पढ़ते रहिए और याद रखिए, सवाल से सिलेक्शन तक का सफर हम साथ तय करेंगे। सब्सक्राइब टू SSC डिस्कशन पॉडकास्ट नाउ। जय हिंद। जय हिंद।